कि इसराइल नामंजूर, क्या वो ये कहेंगे कि यूएई और बहरीन ने क्यों इसराइल को तस्लीम किया? वो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे मदारिस के अंदर जो चंदा आता है वो अरब ममालिक से आता है। तुलबा के नाम पे वो चंदा आता है, तुलबा भूखे रहते हैं, 2 वक्त का खाना उनको सिर्फ मिलता है वहां पे। ये उलमा, इनके पेट भरते हैं, इनके खानदानों के पेट भरते हैं, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनकी जायदादें, इनकी जमीन, इनकी दौलत, इनके घर उसी चंदे के पैसे से बने हैं जो अरब ममालिक से आता है। तो उनके खिलाफ ये एक लफ्ज नहीं बोल रहे जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। ये क्यों मुतालबा नहीं करते कि उनके सफीरों को मुल्क से निकाल दिया जाए, अगर ये इतने इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं? तो एक आदमी है दुनिया में जो खुल के ये बात इस वक्त कह रहा है कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बानिए पाकिस्तान ने ये मना किया था, मैं उसके नजरिए से नहीं भाग सकता। वो ये कह रहा है कि नजरिए पाकिस्तान के साथ बगावत हो जाएगी अगर मैंने इसराइल को तस्लीम किया। वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैंने इसराइल को तस्लीम किया, जब तक के फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता। जस्ट सेटलमेंट, ऐसी सेटलमेंट जिसके ऊपर फलस्तीनी कहें कि यार मुझे हमें मंजूर है, तब फिर इसराइल के ऊपर बात हो सकती है। ऐसे आदमी के खिलाफ उसी के मुल्क के अंदर एहतजाज कर रहे हैं इसराइल नामंजूर, और जो इसराइल को मंजूर कर रहे हैं उनके खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। ये मफादात की लड़ाई है। मौलाना साहब ने इस्लाम के लिए सियासत को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी सियासत के लिए इस्लाम को इस्तेमाल किया है। और अब जब उन्हें सियासी मैदान के अंदर नजर आ रहा है कि लोग साथ नहीं दे रहे, तो वो इस्लाम के नाम पे, इसराइल के नाम पे जज्बात भड़का के वो इस्तेमाल करने वाले हैं। वो कश्मीर के ऊपर भी 5 फरवरी को एक यकजहती करने वाले हैं, और उस दिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, व्हाट यू डिड मौलाना साहब। कोई एक चीज बताइए जो आपने कश्मीर के लिए की है। आपसे जब हम कश्मीर के बारे में सवाल करते थे आप बदमजा हो जाते थे, हत्ता कि एक दिन आपने कहा क्या करूं, हमला कर दूं इंडिया पे। तो मौलाना साहब आपकी उकताहट कश्मीर और कश्मीरियों के साथ हमने उस वक्त देख ली थी। अब आप यकजहती करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली हसास तरीन इश्यूज के ऊपर जानबूझकर इस किस्म की कंफ्यूजन पैदा करेंगे कि अनारकी फैले, और ये एक आलम दीन का रवैया नहीं हो सकता। एक सरमायादार किस्म का पॉलिटिशियन तो ये कर सकता है, मफाद परस्त पॉलिटिशियन तो ये कर सकता है, आलम दीन का ये रवैया नहीं हो सकता। ये मौलाना की बात आपने इमरान बड़ी तफसील से कर ली। अभी आज भावलपुर में भी हमने देखा पीडीएम की रैलियां थी, सब कुछ था। मरियम ने एक दफ़ा फिर खिताब किया। जो पीडीएम की कॉन्स्टिट्यूएंट जमात है मुस्लिम लीग नवाज़, उसमें मरियम नवाज़ का इस हाल में पहुंचने का कितना रोल है? जो उनके नकाद हैं वो कहते हैं कि जी 2015 में जो पीएमएलएन की पोजीशन थी पैनामा से पहले, वो तो बिल्कुल ही इनविंसिबल थी कि उसमें कोई लग रहा था अगले 10 साल यही हुकूमत करेंगे। तो 2015 से 2020 के दरमियान जो हुआ है उसमें मरियम का कितना बड़ा रोल है और मरियम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इसमें? देखिए, मरियम नवाज और परवेज रशीद जो है ना, ये 2 बड़े शानदार लोग हैं। अगर पीएमएलएन के मुखालिफिन इन दोनों के पांव भी धोकर पिए तो एहसान नहीं उतार सकते। मरियम नवाज और परवेज रशीद साहब ने नवाज शरीफ साहब को यह बावर करवाने की कोशिश की कि यू आर अ लीडर। हालांकि चौधरी निसार ने बहुत समझाया, मियां साहब हम लीडर वीडर कोई नहीं है, ना हमने लीडरों की तरह सियासत की है कभी, वी आर पॉलिटिशियंस, और साथ में हम हुक्मरान हैं। तो आई थिंक हमें अपना उसके अंदर रहना चाहिए और एक हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी भी। लेकिन परवेज रशीद साहब और मरियम नवाज साहिबा उनको रोजाना लीडर बनाते थे मियां साहब को, और उनको उकसाते थे फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, उनसे डॉन लीग जैसा करवाया मामला। फिर इस कौम का इस फौज के साथ एक रोमांस है, ये कोई माने या ना माने वो है, और बेशुमार पाकिस्तान में सीटों के ऊपर असर पड़ता है, खासतौर पे पंजाब में, जब आप फौज से नफरत करते हैं, जब आप फौज से बगावत या लड़ाई करते हैं। तो पाकिस्तान के लोग फौज को पसंद करते हैं, अक्सरियत का तो ये हाल है। तो इन्होंने ये इलेक्शन फौज के खिलाफ जो लड़ा है वो भी मरियम नवाज का नारा था। तो अब तक जितनी तबाही हुई मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स में, उसके लिए जिम्मेदार मरियम नवाज है और कोई नहीं है, और परवेज रशीद, ये 2 लोग। शहबाज शरीफ साहब अपने मुंह से कहते हैं कि परवेज रशीद ने हमारी पार्टी को तबाह किया, हमारी सियासत को बर्बाद किया, और मरियम नवाज से भी उनको इस किस्म की शिकायत है। और चौधरी निसार जो है वो वक्त पे अपनी इज्जत बचा के निकल गए।
उन्होंने कहा जी मैं नहीं इस खातून के साथ चल सकता, मुझे आगे तबाही नजर आ रही है और उस तबाही में मैं आपका हिस्सेदार नहीं बन सकता। हमने ये पार्टी बड़ी मेहनत से बनाई थी। तो अब उस पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग उसकी तबाही का तमाशा देख रहे हैं। मरियम नवाज का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा और परवेज रशीद साहब जो हैं वो अभी भी आंख का तारा बने हुए हैं, हर वक्त रायविंड में होते हैं। तो इन दो लोगों के बीच में जो खिचड़ी पकती है, परवेज रशीद साहब का एक प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान की फौज से नफरत करते हैं। यानी मैंने निजी गुफ्तगू में भी कई दफा महसूस किया कि वो फौज से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं परवेज रशीद साहब, और उनकी नफरत जो है वो ट्रांसफर करते रहते हैं आसपास बैठे हुए लोगों में, उनको उकसाते रहते हैं फौज के खिलाफ। तो मरियम ने क्योंकि उनके पास बहुत टाइम गुजारा है और दीगर जो मरियम की जो सियासी परवरिश के लिए जिन लोगों को रायविंड में बुलाया गया था, जो ट्रेंड करते थे मरियम को, मैं उनके नाम जानता हूं, वो लोग भी सारे फौज के खिलाफ हैं। और वो परवेज रशीद साहब ने ये ग्रुप तश्कील दिया था कि मरियम की सियासी तरबियत ये लोग करेंगे। तो फौज के खिलाफ होना, कौमी सलामती के इदारे से हर वक्त झगड़ते रहना, उनके खिलाफ साजिशें करना, ये लोगों को भी पसंद नहीं आया और मरियम नवाज ने अपने वालिद की जो सियासत है उसको डैमेज किया है। अब जहां तक लोग कहते हैं वो क्राउड पुलर है, देखिए मैं आपको बताऊं फवाद भाई, आप खासे मकबूल आदमी है माशाल्लाह। आप अगर 10-12 गाड़ियां लेके अनाउंसमेंट करवा के एक दिन पहले किसी मोहल्ले में चले जाएं तो 200-400-500 लोग आपको मिलने के लिए भी इकट्ठे हो जाएंगे। और 200-400-500 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं और आप उसकी फुटेज बनाएं तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई 10,000 बंदा बाहर आया हुआ है। गलियों मोहल्लों में ऐसे ही लगता है। तो गलियों मोहल्लों में क्राउड पुल करना कुछ और होता है और मैदान भरना कुछ और होता है। ये मरियम नवाज की मकबूलियत गुजरांवाला में भी एक्सपोज हो गई, ये मकबूलियत मुल्तान में हुकूमत ने एक्सपोज नहीं होने दी, लेकिन लाहौर में बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। तो क्राउड पुलर का जो एक नारा था वो भी जाया हो गया। लोग फौज मुखालफ बयानिए पे इनके साथ खड़े नहीं हो रहे। अब इनको फौज के खिलाफ बड़े सख्त बयानात देते हुए लोगों को इस बात पे कायल करना होगा कि तमाम मसाइल के लिए फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज है और उसके लिए मौलाना साहब ने अब कमर कस ली, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है। अब शेख साहब ने कहा ना कि मैं 72 घंटों में पर्चा दे दूंगा, मौलाना साहब कह रहे हैं कि आप पर्चा नहीं दे सकते, ऐसा किया तो 72 घंटों में वजारत चली। ये नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहे कि हम फौज के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये कह रहे हैं कि हम तो स्टेटमेंट देंगे, तुमने पर्चा नहीं देना, दोगे तो तुम्हारी वजारत चली जाएगी। तो आप यहां से अंदाजा करें कि दे हैव अ प्लान टू डिस्कस कि इसी बारे में हम करेंगे, फौज के बारे में करेंगे। अब जरा बात करते हैं एक फैसले की जो पीडीएम ने लिया है कि बाई इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। अब बाई इलेक्शन हो रहे हैं 8 नशस्तों पे, 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 6 हैं सूबाई असम्बली की, 3 सिंध की भी हैं जो कि तीनों पीपल्स पार्टी की सीटें थीं। अब बाई इलेक्शन होता है और ये जो 8 सीटें हैं इनमें से एक जो केपी की सीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, बाकी 7 की 7 अपोजिशन ने जीती हुई थी। बाई इलेक्शन होते हैं, अपोजिशन दोबारा जीत लेती है। पीएमएलएन की जो सीटें हैं वो सियालकोट की सीट है, 75, गुजरांवाला की सीट है, सूबाई असम्बली की, पंजाब की। अगर ये जीत जाती है तो कहेंगे कि जी हमारे नैरेटिव की, हमारे बयानिए की फतह है। तो बाई इलेक्शन का जीत और हार का कितना इम्पैक्ट होगा? कुछ नहीं होगा। देखें यहाँ पे सीटें बड़ी बड़ी तगड़ी हैं। पीएमएलएन की जो अपनी सीटें हैं वो उनको जीतनी चाहिए दोबारा। हार जाएंगे तो वो कहेंगे धांधली होगी हमारे साथ। पीपल्स पार्टी की जो है वो पीपल्स पार्टी को जीतनी चाहिए। हुकूमत तो फिर भी कायम रहेगी अपनी जगह पे। कोई 1-2 सीटों का फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। कोई इतना बड़ा कोई चेंज आया नहीं। जहां तक अपोजिशन ने मायूस किया वहीं पे हुकूमत ने भी मायूस किया। हुकूमत ने कौन से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए जिस बिना पे लोग उनको वोट डाल देंगे। तो खमियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा। टर्नआउट थोड़ा कम रहेगा, लेट्स सी इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, लेकिन कमोबेश वही होगा जो पहले था। थोड़ा बहुत फर्क अगर पड़ा तो हुकूमत की फेवर में टिल्ट हो गई चीजें, क्योंकि हुकूमत होने का तो आपको फायदा ये होता है ना कि लोग ये सोचते हैं कि अपोजिशन को वोट डालना है, इससे अच्छा हुकूमत को डालना है। तो ये तो फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा सा पड़ेगा फर्क। इमरान, जो अभी तक हमारी बात हो रही है इससे वाज़ेह तो यही है ना कि जिस तरह आपने भी बात की कि मौलाना का कोई स्टेक नहीं है, वो बिल्कुल सिस्टम से बाहर हैं, पीपल्स पार्टी स्टेक का हिस्सा है, लेकिन पीएमएलएन का रोल और जो हमारी गुफ्तगू है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, पीएमएलएन का जो एन है उनका क्या होगा? आपने ही खबर दी थी जब मियाँ साहब गए थे यहाँ से कि जाली रिपोर्ट्स बनी और सारा आपने प्रोग्राम भी किया, इस पर बात भी की, उस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? और ये नवाज शरीफ का जाना था, क्या किसी डील का हिस्सा था? देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में सबसे पहला तो ये हुआ था कि गैर मुल्की दबाव था एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इमरान खान साहब को हटाने का दबाव भी था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कर पा रही थी।
फिर नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने का दबाव बना। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि अगर इस वक्त नवाज शरीफ को बाहर ना निकाला तो पाकिस्तान के लिए बड़े सीरियस मसाइल हो जाएंगे। लिहाजा फिर एक बहाना बनाया गया और बड़े तरीके से नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाके वो तमाम मुआहदे तोड़ दिए जो वो करके गए थे। तब इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, मैंने कहा था कि ये आदमी आपको धोखा देगा, और ही अगेन डिसीव, वो धोखा देता है, उसने फिर दिया, तो अब आपको मैं इनको वापस लाएं। तो तब से इमरान खान साहब जो है नवाज शरीफ साहब के साथ चोर सपाई खेल रहे हैं, और अदालतों के अंदर भी हर जगह उनको चैलेंज किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मसला यह है कि अदालत इस वक्त उनको रिलीफ नहीं दे रही। अदालत जो है वो कानून के मुताबिक कहती है जी आप वापस आए और आकर केस का अपना सामना करें। 4 ऑप्शन हैं जी उनके पास। नंबर 1, वो अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करें, और वो ऑप्शन हुकूमत ने बंद कर दी कि जी हम तो आपको नहीं देंगे। अच्छा, हुकूमत के ऊपर तनकीद एक और ये होगी, अब चेक ये करना पड़ेगा कि क्या परवेज मुशर्रफ का पासपोर्ट हुकूमत रिन्यू करती है या नहीं करती, और वो कब एक्सपायर हो रहा है, ये सवाल जरूर उठाया जाएगा। दूसरी नवाज शरीफ का ऑप्शन ये है कि वो बरतानिया से किसी और मुल्क में चले जाएं। क्या वो कतर जा सकते हैं? तो कतर के लिए जरा मुश्किल होगा उनको एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर भी वहां पे सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं, तो मुमकिन है कि वो कतर चले जाएं, या वो सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी अरब उनको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान से कोई बहुत ज्यादा अभी खुश नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें कुछ सऊदी लोगों से हुई हैं, तो वहां पे भी मियां साहब के लिए मुश्किलात हैं। मियां साहब को फैसला बहुत जल्दी करना पड़ेगा कि क्या करना है। तीसरा ऑप्शन यह है कि मियां साहब पॉलिटिकल असाइलम ले लें बरतानिया में, लेकिन ये असाइलम उन लोगों को मिलता है जो भाग कर आते हैं, जो डील करके आते हैं, बाकायदा अदालती डॉक्यूमेंट साथ मौजूद है, कैबिनेट का डिसीजन साथ मौजूद है, हुकूमत से राब्ता किया था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मियां साहब के लिए पॉलिटिकल असाइलम लेना मुश्किल हो जाएगा, जब तक कि बरतानिया की एजेंसीज ये ना चाहें कि इस आदमी को मिलना चाहिए, ये हमारे लिए एसेट है। तो बहुत बड़ी लॉबिंग करनी पड़ेगी पॉलिटिकल असाइलम के लिए, वो भी एक मुश्किल काम है। आखिरी ऑप्शन मियां साहब के लिए कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, लेकिन वो माहौल नहीं बन रहा। लाहौर में जो पीडीएम का जलसा हुआ, उसके बाद मियां साहब को पता है कि मैं एयरपोर्ट पे आऊंगा तो 10-15 लाख लोग मुझे लेने नहीं आएंगे, और मुझे वहां से जेल जाना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि लोग मुझे पकड़ें और रायबंड में ले जाएं या ले जाकर वजीर आजम हाउस में बिठा दें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब का मोमेंटम नहीं बना कि पाकिस्तान वो वापस आए, ना उनकी बेटी बना पाई, ना पूरा पीडीएम मिलकर बना पाया, और पीडीएम की बाकी जमातें नहीं चाहेंगी कि नवाज शरीफ को वो हीरो बना दें। उनकी पूरी तहरीक का फायदा एक आदमी बाहर से आके उठा ले और उसको एक बहुत बड़ा क्रेडिट मिल जाए और एक बहुत बड़ा उसको इस्तकबाल मिल जाए, और वो हमसे बड़ा लीडर बन जाए। फजल रहमान तो शायद ये मान ले बात, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी नहीं मानेगी और बाकी जमातें नहीं मानेंगी। तो नवाज शरीफ के लिए जो चारों ऑप्शंस हैं वो मुश्किल हैं और आसान नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहीं वहां पे बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन मुझे इन खबरों में भी सदाकत नहीं लगती। अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक अफवाहें हैं, और कुछ सोर्सेज तो बहुत क्लेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे बतौर बिजनेसमैन अपना स्टे जो है उसको लंबा कर सकें, और वहां की कोई एक शहरियत मिल जाती है बिजनेस वीजा के ऊपर, तो वो इस किस्म के किसी चक्कर में है। अब मैंने इसकी टेक्निकलिटीज को नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं।